सावधान सावधान सावधान। अगर आप भी या फिर आपके बच्चे अगर किसी प्रकार से इस समस्या से जूझ रहे हो तो इस बात के लिए आपको सावधान करने आए हैं, क्योंकि अभी जो है अभी के जनरेशन में, या फिर जनरेशन की बात नहीं कर सकते, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन अभी के समय में जितने भी बच्चे हैं इस बीमारी से ग्रसित हैं। और आपको अगर इस बीमारी के बारे में नहीं पता है तो आज हम आपको बताएंगे कि ये बीमारी कौन सी है और कैसे आप इसके बारे में पता कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि क्या आपके अंदर भी ये बीमारी है या फिर आपके बच्चे के साथ ये समस्याएं हो रही है। इस बीमारी का नाम जो भी हो, जिस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हो, जिस प्रकार से इसका उच्चारण कर सकते हो, लेकिन हम इसको कह सकते हैं डिस्कस्कुलिया बीमारी। देखिए अभी ये इंग्लिश नाम है और थोड़ा सा इंग्लिश वाला ही लक्षण इसके अंदर है, लेकिन अगर आप इसमें पूछिएगा सर जी इस बीमारी के अंदर है क्या, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि बीमारी है क्या, कहां से क्या होती है, नहीं होती है। क्योंकि ये अगर आपके बच्चों के अंदर है या फिर आपके अंदर है तो उम्मीद रखिए कि ये आपको भविष्य में बहुत ज्यादा परेशान करेगा, भयानक परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि हो सकता है आपको नौकरी लेने में दिक्कत हो सकता है किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत बड़ी बाधा बन करके आएगा, हो सकता है आपको नौकरी ना लगने दे, या हो सकता है आपको आने वाले समय में ये इतना परेशान करेगा कि आप त्रस्त हो जाओगे। और इसका समाधान क्या होगा हम वो भी बताएंगे, और इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं या अपने बच्चों को इस चीज से छुटकारा कैसे दिला सकते हैं हम वो भी बताएंगे। बस आप थोड़ा सा वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात ये है क्या, डिस्कस्कुलिया बीमारी है क्या। तो डिस्कस्कुलिया बीमारी अभी के समय में ये ज्यादातर बच्चों के अंदर है। और क्या है ये बीमारी, इस बात को हम अच्छे से समझाते हैं। ये बीमारी उस लेवल तक है जो आपके बच्चों को बर्बाद कर सकती है, आपके फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं। या ध्यान से इस बात को समझिएगा कि आपके फ्यूचर को ये कैसे बर्बाद करता है। तो ये बीमारी जो है, ये जो बीमारी दिख रही है, ये जो बीमारी का नाम हम लेकर के आए आज के सेशन में जो हम बीमारी की चर्चा करने जा रहे हैं, वो बीमारी जो है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर जो है मैथ के कैलकुलेशन, जी हां बिल्कुल आपने सही समझा कि मैथ के सवालों को, मैथ के कैलकुलेशन को, मैथ के जो है जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, मैथ के सॉल्यूशन को समझने में जो दिक्कतें आती है, समझ लीजिए उसके अंदर ये बीमारी है। या कौन सी बीमारी है, डिस्कस्कुलिया बीमारी है। यानी उन बच्चों के अंदर या फिर आपके अंदर अगर आपको भी मैथ समझने में दिक्कत होती है, मैथ के कैलकुलेशन को समझने में दिक्कत होता है, हो सकता है मैथ आपके सिर के ऊपर से जा रहा होगा, तो 100% समझ लीजिएगा कि आपके अंदर भी ये बीमारी है। अब ये बीमारी खतरनाक तो नहीं है, ये बीमारी जानलेवा तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में आपको ये बहुत बड़ा झटका जरूर दे सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में आप जब इंटर पास कर जाओगे तो आओगे कहां पे, 90% स्टूडेंट जो होता है वो कंपटीशन के लाइन में आता है। ध्यान से सुनिएगा, 100 में से 90% स्टूडेंट जो 11th पास करके 12th पास करके आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, वो 90% स्टूडेंट आते हैं जनरल कंपटीशन में। और अगर हम जनरल कंपटीशन की बात करें तो 50% वेटेज जो होता है बुआरे, 50% सर जी जो वेटेज होता है, 50% वेटेज जो होता है वो किसका होता है सर, 50% वेटेज जो होता है वो होता है मैथ और रीजनिंग का। किसका होता है सर जी, मैथ और रीजनिंग का। यानी 50% अगर वेटेज मैथ और रीजनिंग का है, और अगर आपको मैथ में समझने में ही प्रॉब्लम हो रही है, मैथ को समझने में ही दिक्कत आ रही है, मैथ से ही आपको डर लग रहा है, मैथ को बनाने में ही आपकी हालत खराब हो जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपका रीजनिंग भी कमजोर होगा। ये हम गारंटी दे सकते हैं कि अगर मैथ आपका कमजोर है तो रीजनिंग भी कमजोर होगा। यानी 50% ऑफ सिलेबस ऑल जनरल एग्जाम। अब 50% की बात करो जनरल एग्जाम में जो भी है, चाहे वो ग्रुप डी हो जाए, चाहे वो रेलवे हो जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो जिसमें मैथ पूछे जाते हैं, हमको लगता है कि 95% ऐसे जनरल्स के एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछे जा सकते हैं। हो सकता है 5% ऐसे एग्जाम हो जिसमें मैथ रीजनिंग ना पूछा जाता हो। आपके लिए बहुत अच्छी बात अगर नहीं पूछा जाता होगा, तो इसका मतलब है कि अगर 50% वेटेज बुआ रे, 50% वेटेज सर जी अगर मैथ का है और मैथ आपका दिक्कत है, यानी अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में जॉब लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है। इस बीमारी के लक्षण ऐसे तो नहीं है कि नॉर्मल बीमारी है कि सर्दी हो रहा है सर, खांसी हो रहा है सर, पेट में दर्द हो रहा है, नहीं।
ये प्रॉब्लम बचपन से है। बचपन से क्या है कि अगर आपके बचपन से जो है पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, ठीक से नहीं कर पाए, या बचपन में पढ़ाई से भागते थे, बचपन में मैथ से भागते थे, नम्मा दसवां में मैथ से भागे हैं, इंटर में भी मैथ से भाग रहे हो, और मैथ से भाग करके आप बायो में एग्जाम, बायो स्ट्रीम ले लिए हो, बायो से पढ़ाई कर रहे हो, इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि प्रैक्टिकल एग्जाम देकर के प्रैक्टिकल नंबर से आप पास कर जाओगे, ठीक ठाक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उस ठीक ठाक रिजल्ट का करोगे क्या? ठीक ठाक रिजल्ट का लेकर के आप करोगे क्या? क्योंकि आने वाले समय में जब आप जाओगे कंपटीशन में, आप सभी को पता होगा कि मद निषेध वाला जो एग्जाम हो रहा था, मद निषेध वाला जो एग्जाम हो रहा था, आपको पता होना चाहिए, न्यूज में आया होगा, देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि पटना में क्या हाल हुआ है। पटना में क्या हाल हुआ है, क्यों हुआ है? इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज्यादा समस्याएं हैं जॉब को लेकर के। जब दूसरे सारे एग्जाम देने जाते हैं, इतना ठूस ठूस करके ट्रेन में जाता है कि ट्रेन में जगह कम पड़ जाती है। इतनी बड़ी ट्रेन होने के बाद भी जगह कम पड़ जाती है। जो बोगी में कभी खाली जगह हुआ करता था, उसमें लोग पे लोग चढ़े हुए नजर आते हैं। एसी बोगी में लोग रिजर्वेशन बुक करके जाते हैं, लेकिन अगर आप एसी बोगी में घुसोगे ना, पैर रखने का जगह नहीं है। जो टिकट कटवा करके जा रहा है, कंफर्म टिकट, उसको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने टिकट का पैसा दिया, हमको खड़ा होने का जगह भी नहीं मिल रहा। ये हाल हो जाता है एग्जाम के समय में। क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसियां नहीं आती है, जॉब नहीं हो पाता है। जो थोड़ा बहुत आता भी है तो कभी मैथ ने धोखा दे दिया, कभी रीजनिंग ने धोखा दे दिया, कभी 2 नंबर से चूक गए, कभी 5 नंबर से चूक गए। ये हमेशा समस्याएं चलती रहती है उन स्टूडेंट के साथ जो मैथ और रीजनिंग से भागते हैं। याद रखोगे हमेशा के लिए कि मैथ और रीजनिंग जो है बउआरे, मैथ और रीजनिंग जो है, यही आपका सिलेक्टिव पेपर कहलाता है। यही आपका बउआरे सिलेक्टिव पेपर कहलाता है। यानी अगर मैथ और रीजनिंग आपका बहुत अच्छा होगा तो सरकारी जॉब में आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग अगर अच्छा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, जीके, जीएस भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाता है। यानी मैथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैथ को स्ट्रांग करने के लिए करोगे क्या? इस बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए करोगे क्या? इस बीमारी से बुआरे अपने आप को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? ध्यान से सुनोगे। इस बीमारी से बचने के लिए और बचाने के लिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को या खुद को क्या करोगे? तो सर जी मैथ के ऊपर समय देना। मैथ के ऊपर जितना ज्यादा हो सके समय देंगे, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करेंगे। और जो बच्चे हैं आपके, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मैथ से अगर भागते हैं तो उसको पीटो, लपेट लपेट करके पीटो। क्योंकि अभी आपकी कड़ाई, आपको पता होगा ना, ये आप सूर्यवंशम का एक डायलॉग था कि जिस पत्थर को छेनी के मार से दर्द होता है वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। तो अगर आप अपने बच्चे को मूर्त बनाना चाहते हो, इतना दया भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कल का भविष्य उसका खराब हो गया तो वो दया आपके किस काम का? अगर कल चल करके आपका बच्चा जॉब ना ले सके, लाइफ में सक्सेसफुल ना हो सके, तो वो प्यार आपके किस काम का रहा बताइए जरा। यानी अगर बेरोजगार आपका बच्चा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने भी शुरू में लापरवाही की होगी। हम उनके लिए नहीं बोल सकते, पेरेंट्स से हम इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं। अगर आप अभी पेरेंट्स हो, आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि आपके बच्चे मैथ में कितने ज्यादा समय दे रहे हैं, कितना ज्यादा उसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आपको उसको ट्यूशन लगाना चाहिए, आपको अपने से उस पर समय देना चाहिए। और जो बच्चे अभी करंट पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ से अगर भाग रहे हो बच्चे, सावधान हो जाओ, क्योंकि आने वाला समय में मैथ आपको रगड़ रगड़ के पीटेगा, दौड़ा दौड़ा करके पीटेगा, होश नहीं होने देगा। रात को सोओगे तो नींद नहीं आएगा जब आपका सिलेक्शन 2 नंबर से छूट जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैथ को स्ट्रांग करो। मैथ को स्ट्रांग करने का सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, एक एग्जाम वाला पैड ले लेना, वो लिखने मिटाने वाला। जब आप सवाल बनाने जाते हो, जब आप कोचिंग जाते हो, 4 गो 5 गो सवाल आपको बताया जाता होगा, उस 4-5 गो सवाल को ला करके 2 बार 3 बार 4 बार क्या करना है, आपको बनाना है। 2 बार 3 बार 4 बार जब आप बनाते हो उस सवाल को, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है। आपको अगर नहीं आता होगा फिर भी आपको उसके ऊपर काम करना है। इसलिए काम करना है क्योंकि आने वाला समय वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसलिए बुआ उस पर काम करना पड़ेगा, भले जैसे भी हो। नहीं समझ में आता है, नहीं आता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। इतना भारी भी मैथ नहीं होता है, इतना भारी भी रीजनिंग नहीं होती है। जीके जीएस तो आप 4 गो ग्रुप बना करके रट लेते हो, 4 गो ग्रुप बना करके पूछ लेते हो, लेकिन मैथ का क्या, रीजनिंग का क्या इसका कभी ग्रुपिंग देखे हो? हमने तो नहीं देखा भैया।
जब भी देखे हैं 4 गो लोग बैठ करके 10 को लोग बैठ करके इस प्रकार से अकबर कब आया था भारत, बीरबल कब जीता था, फलनमा कब हारा था, यही होते रहता है। मैथ रीजनिंग पे समय नहीं मिलता है और मैथ रीजनिंग जिसका सही नहीं रहेगा उसको बहुत दिक्कत होगा। तो मैथ रीजनिंग को सही करने का तरीका क्या है कि मैथ का प्रॉपर आपके पास फॉर्मूला का बुक होना चाहिए। फॉर्मूला मैथ की नींव कहलाती है, मतलब रीढ़ कहलाती है, रीढ़ की हड्डी कहलाती है, बैकबोन कहलाता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। एक ही सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार। आप इस चीज को 1 महीना कर लो। आप 1 महीने के बाद धीरज सर को याद करोगे कि धीरज सर आपने जो कहा था ना वो सही साबित हुआ। आज हम मैथ में बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और मैथ में हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल बना पा रहे हैं। यानी आने वाला समय में हमारा जो है सिलेक्शन में मैथ और रीजनिंग तो बाधा नहीं बनेगा। बस इतना कंफर्म कर लो कि मैथ और रीजनिंग बाधा नहीं बनेगा। तो ये जो बीमारी की नाम लिए थे, इस बीमारी का जो हमने नाम लिया डिस्कस्कुलिया बीमारी, ये क्या है, क्यों है? जब बच्चे में, अगर किसी बच्चे में आपको लग रहा है कि मैथ समझने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब वो उस बीमारी से ग्रसित है। इसका ना तो कोई इलाज है, ना तो कोई इसकी दवाई है। बस इसका एक ही चीज है कि समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मैथ के ऊपर जितना हो सके समय दीजिएगा, धीरे धीरे मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप सभी को समझ में आया होगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसको भी मैथ में कमजोरी बुझाता है, मैथ में दिक्कत होता है, उनको बताइए कहीं ना कहीं आप भी इस बीमारी से ग्रसित है। और इस बीमारी से छुटकारा पाने का तरीका क्या है कि मैथ के सवाल को 0 लेवल से शुरू करना है। आज से मान लो हमको मैथ शुरू से बनाना है, आज से मान लो कि हमको मैथ में कुछ नहीं आता था, आज से हमको मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला को अच्छे से रिवीजन करना होगा। फॉर्मूला को लिख करके चिपकाइए, याद कीजिए, बनाइए और सवाल को जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। एक ही सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए। 1 सप्ताह इस काम को कर लेते हो, मैथ आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करोगे। उम्मीद करते हैं यह समस्या आपका क्लियर हो गया होगा और आने वाले 1 सप्ताह में आप धीरज सर को जरूर याद करोगे कि सर आपने जो बताया था उस रास्ते पे चले और समस्या हमारा समाधान हो गया। जिंदगी में अब कभी भी मैथ और रीजनिंग हमारे प्रॉब्लम नहीं बन सकते। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।